हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन में, और ये लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर होगा। काफ़ी टाइम से चले जा रहा है लॉज ऑफ मोशन 13। इसके पहले हम लोग ने 12 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो हम लोग करेंगे वो पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था, याद है? तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास को फाइंड कैसे करना है, या उसका पोजीशन क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, ये हम लोग ने निकालना सीखा था कि मैथमेटिकली उसका पोजीशन क्या होता है। जैसे मैं तुमको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का फॉर्मूला दूं तो वो था m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू जितने मासेस हैं टोटल mn। ये हम लोग ने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखा था, ठीक है। और इसके बेसिस पे हमने एक सेंटर ऑफ मास निकाल के भी देखा था कि क्या आता है सेंटर ऑफ मास का वैल्यू। फाइन, चलो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड और कुछ चीज़ें करेंगे। जैसे आज हम लोग करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब अब तक हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास याद रखना क्या चीज़ है। सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जो एक, या बेसिकली बोल सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करता है वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पूरा मास है हम वहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। तो पहला चीज़ जो हमको पढ़ना है इसमें वो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो, वेलोसिटी निकालना बहुत सिंपल है, इतना डिटेल में हमको कुछ करना नहीं है, बस तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये पोजीशन है ना, तो पोजीशन का डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग टाइम के साथ, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। यानी हमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, यही होगा ना। चलो डेरिवेट करते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ज़रा देखो कि डेरिवेटिव हमको इन सब टर्म्स का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ m1 r1 प्लस d/dt ऑफ m2 r2 प्लस अप टू d/dt ऑफ mn rn। समझ में आया? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ऑलराइट, अब देखो मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r1 का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि r1 फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन था। याद है ये फॉर्मूला हम लोग ने किसके लिए निकाला था? ये फॉर्मूला हमने निकाला था कि अगर कोई सिस्टम है XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें कुछ पॉइंट मासेस हैं मेरे पास, n पॉइंट मासेस ऐसे m1 m2 m3 m4 अप टू mn, और सबका पोजीशन अलग अलग है। जैसे इसका है r1, इसका है r3, राइट, इसका है r4 एंड सो ऑन। तो इनके पोजीशंस को जब मैं डेरिवेट कर रहा हूँ r1 r2 r3, तो मुझे उनका वेलोसिटीज़ मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो dr1/dt करेंगे तो इसका वेलोसिटी मिलेगा, dr2/dt करेंगे तो इसका वेलोसिटी dr3/dt। वैसे ही हमको क्या मिल रहा है? देखो हमको मिल रहा है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अप टू mnvn। समझ में आ गई बात? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अरे जैसे तुमको बोल दिया कि दो पॉइंट मासेस हैं या दो मासेस हैं जो इतने इतने स्पीड से चल रहे हैं, तो बताओ उनके सेंटर ऑफ मास का क्या स्पीड होगा। तुमको बस उनको ये फॉर्मूले में डालना है। तुमको कोई बोलता है ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है लेशस से कुछ, तो ये दूसरा बॉडी है, इसका मास है 2 kg और इसका मास है 4 kg, ओके। और तुमको बोल दिया है कि ये वाला 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और ये वाला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है।
तो बताओ सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा। अब तुमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक साथ एक बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूले में डाल के स्पीड निकाल सकते हो। तुमको मालूम है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, हाँ या ना। अब देखो दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दो वेक्टर एडिशन चल रहा है, तो अगर स्पीड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो मुझे एक का स्पीड दूसरे में से सबट्रैक्ट करना पड़ता है ना, ये सुनो। चलो फाइंड आउट करते हैं। तुम इसको लॉजिकली भी इमेजिन करो ना, अगर ये दोनों मासेस एक दूसरे से दूर जाने लगे तो इनका सेंटर ऑफ मास जहाँ था ऑलमोस्ट वहीं रहेगा। थोड़ा बहुत अगर ये मास का इसका मास ज़्यादा है तो इसकी तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा, बट सेंटर ऑफ मास का ओवरऑल जो स्पीड होगा वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रह जाएगा, रुका हुआ रह जाएगा। समझो जैसे ये दो पेन है, दोनों पेन का मास इक्वल है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं इनके सेंटर में आएगा, करेक्ट। अब मैं इनको जितना भी दूर लेके जाऊँ, जितने भी स्पीड से लेके जाऊँ, इनका सेंटर ऑफ मास तो यहीं आने वाला है ना। समझ में आ रही है बात, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से अभी भी इनका चेंज नहीं हो रहा और मास इनका चेंज नहीं हो रहा, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, तो इसलिए वेक्टोरिकली स्पीड्स को ऐड करना है हमको, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो m1 कितना है 2, स्पीड है 2, प्लस m2 है 4, स्पीड है 5, अपॉन 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, करेक्ट। 4 प्लस 20 24 बाई 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का स्पीड आ गया। अब देखो जैसे ये दो पेन्स है, ये दोनों पेन का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ सेंटर पे है। अब मैं दोनों को एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो इनका सेंटर ऑफ मास भी देखो सेंटर भी आगे जा रहा है, समझा। तो सेंटर ऑफ मास बॉडीज़ के मोशन पे डिपेंड करेगा, बॉडीज़ किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है। ओके, आई होप तुमको आइडिया लगा होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पीड का फॉर्मूला लिख लो यहाँ से, बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब तुमको इतना डिटेल में परेशान होने वाला कोई चीज़ नहीं सोचना है, खाली बेसिक लॉजिक रखो। दोनों पॉइंट या जितने भी मासेस दिए हैं उनका अगर स्पीड्स पता है इंडिविजुअल, तो उसको इस इक्वेशन में डाल के निकाल लेना है सेंटर ऑफ मास का स्पीड, समझा। ऑलराइट, ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन तुमको समझ में आ गया होगा, इसका ही एक और डेरिवेटिव कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको, चलो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं ये एग्जाम्पल मिटाता हूँ, यहाँ मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो सेंटर ऑफ मास पे है ना पूरा एकदम काफ़ी लंबा पोर्शन है, बट इतना हम लोग डिटेल में नहीं कर रहे हैं, अपने को तो एकदम सिंपल तरीके से रखना है। HSC बोर्ड में तो बहुत ही छोटे में दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव, है ना। तो ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे यानी इंडिविजुअल एक एक टर्म्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा m1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई dt अप टू mn dvn बाई dt डिवाइडेड बाय फिर से m1 m2 अप टू mn। अब देखो dv1 बाई dt क्या हो गया, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन, क्योंकि फर्स्ट वाले का वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है ना, तो फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन, सेकंड वाले का एक्सेलरेशन, थर्ड वाले का एक्सेलरेशन। तो फाइनली तुम्हारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या दिखेगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू mn an अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। ये आ गया सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, समझा। वेक्टर एडिशन करना है क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना। इनका हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्मूला लिख देते हैं समेशन के फॉर्म में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi vi अपॉन mi, समझा। और इनका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi ai डिवाइडेड बाई mi, समझा। ये वही बेसिक चीज़ें चल रही हैं, समेशन में लिख दिया इसी चीज़ को।
तुमको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये 2 फॉर्मूलाज हमको जानने थे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। तुम फोर्स भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, तो फोर्स भी मिल जाएगा, टॉर्क भी मिल जाएगा, आर इंटू एफ करके सब कुछ होता है सेंटर ऑफ मास पे। हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस हम लोग ये 3 चीज़ों की बात करेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा कंटिन्यूस बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास का मोशन देख लेते हैं। वहाँ बस इंटीग्रेशन में आ जाएगा सब कुछ, और इतना कुछ परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ये नोट डाउन करो अच्छे से, ये फॉर्मूला और इनका ये एवरेज वाला फॉर्म, मतलब समीशन वाला फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप अच्छे से विजिबल है। ओके चलो नोट डाउन कर लिया है। कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए लिख लेते हैं फॉर्मूला। एकदम कुछ बड़ा बात नहीं है, बस मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दे दूंगा फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब मासेस कंटिन्यूसली हर जगह पे हैं, याद है हम लोग ने एक रॉड के केस में देखा था ना पिछली बार, सेंटर ऑफ मास, मतलब मास हर जगह होता है, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। देखो पिछला लेक्चर देखोगे तो ही ये लेक्चर समझ में आएगा, वरना ये जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं तुम अटक जाओगे। अटक मतलब परेशान हो जाओगे ना, तो परेशान होने से अच्छा है कि लेक्चर देख लो, या सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन कहीं से पढ़ लो, उसका लोकेशन के बारे में कहीं से पढ़ लो, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे इस केस में स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, हम एक एलिमेंटल मास का स्पीड लेते हैं VdM डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। उसका स्पीड जो है, वैसे कितने एलिमेंटल मास होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंटल मास होंगे, तो सबको ऐड करना है, तो इंटीग्रेशन। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर चाहिए तो फिर से वही कहानी, एलिमेंटल का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। तो ये हो गया स्पीड एंड एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हर एक जगह पे मासेस अवेलेबल हैं। देखो इसमें R1 पे एक मास है, R2 पे एक मास है, स्पेसिफिकली एक एक जगह पे एक एक पोजीशन पे एक एक मासेस है। यहाँ ऐसा है ही नहीं ना, यहाँ तो हर जगह पे मासेस हैं, इसलिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, इनफाइनाइट एडिशन। चलो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मतलब नोट डाउन कर लेना तुम, मैं लिखा के दे रहा हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स से ही तुमको सेंटर ऑफ मास पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसको तुम हैंडल कर पाओगे। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखते हैं। देखो ये नोट डाउन हो गया है, चलो नोट डाउन कर लो पॉज करके। फाइन, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टॉपिक तो खैर कोई भी छोटा नहीं होता है, बस ये है कि तुमको छोटे तरीके से दिया है सिलेबस में, तो हम छोटे तरीके से ही पढ़ेंगे, परेशान नहीं होंगे। देखो हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। ये सब देखो ऑलरेडी बोला हुआ है, कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बस लिख के दे रहा हूँ। हाइपोथेटिकल पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी can be assumed to be concentrated। ठीक है, concentrated है, ये assume किया जा सकता है। then center of mass is a location and not a quantity। ध्यान देना ये बात, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है, क्वांटिटी नहीं है, तो इसको क्वांटिटी की तरह नहीं, इसका कोई यूनिट वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग,
यूनिट वगैरह तुमने देखा भी नहीं होगा इसका यूनिट, ये लोकेशन है, तो लोकेशन पॉइंट का होता है, तो कोई पॉइंट है तो उसका लोकेशन है। देन थर्ड वन इज सेंटर ऑफ मास इज पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम है तो उसको एक पॉइंट की तरह कैसे देखना है, वो सेंटर ऑफ मास है। उसको अगर हम लोग पॉइंट की तरह देखना चाहेंगे तो उसके सेंटर ऑफ मास को देखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास is always linear and can never be angular। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स लगाया तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कुलर लाइन या बेसिकली लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते हम लोग, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे, ये बात याद रखना। ऑलराइट, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन ओनली बी चेंज्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब बाहर से जब फोर्स लगाएंगे तभी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज होगा। इंटरनल फोर्सेस में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं होता है। इंटरनल फोर्सेस मतलब कैसे फोर्सेस? कोलिजन या एक्सप्लोजन। जब बॉडीज कोलाइड होती हैं तो दो बॉडीज इंटरनली एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, वहाँ कोई सिस्टम में बाहर से फोर्स नहीं आता है, तो वहाँ सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो इंटरनल फोर्सेस such as in collisions and explosions, center of mass will not, or collisions and explosions cannot या do not, let me just write do not change the location of center of mass। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इंटरनल फोर्सेस नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं अगर हम लोग लिखते जाएंगे तो, बट ठीक है मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे फॉर an irregular rigid body of uniform density, the center of mass is at the centroid, ठीक है। अगर कोई इरेगुलर बॉडी है, इरेगुलर मतलब ज्योमेट्रिक नहीं है, हम ज्योमेट्रिक शेप्स को जानते हैं ना, तो ज्योमेट्रिक अगर नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, फॉर एसिमेट्रिक बॉडीज, या हम यहाँ पे एसिमेट्रिक लिख लेते हैं, ठीक है, इरेगुलर तो नहीं, एसिमेट्रिक लिखते हैं। फॉर एसिमेट्रिक, देखो डबल एस डाल दिया मैंने, ठीक है, डबल एम आएगा। फॉर एसिमेट्रिक रिजिड बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी द सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंट्रॉइड, ओके। सेवंथ पॉइंट क्या है? फॉर सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स center of mass is
एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर या जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात होनी चाहिए। जैसे हम लोग रॉड का बात करते हैं, रिंग का बात करते हैं, स्फीयर का बात करते हैं, तो वो सब जब यूनिफॉर्म डेंसिटी के होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। वैसे जब एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे ट्रायंगल हो गया, है ना, कोई भी ट्रायंगल हो गया या दूसरा चीज़ जैसे रेक्टेंगल हो गया या कोई दूसरा एक एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ले लो, रेक्टेंगल तो नहीं, जैसे रोम्बस वगैरह ले लेते हैं हम जो एसिमेट्रिक हैं, तो उनके केस में क्या होगा मालूम है, उनके केस में सेंट्रॉइड जहाँ पे होगा वहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास में, कोई एसिमेट्रिक बॉडी है और सिमेट्रिक बॉडी है तो। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग ने सेंटर ऑफ मास के लिए लिखे हैं। देखते हैं और कुछ याद आता है तो मैं लिखता हूँ। लिखो ये सब, पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, और एक दो पॉइंट्स जो हम लोग ने याद है उसमें देखे थे कि रिंग के केस में, याद है हमने देखा था रिंग के केस में क्या देखा था, रिंग के केस में देखा था कि सेंटर ऑफ मास बॉडी पे होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, वेयरएज रिंग की बॉडी तो सरकमफरेंस पे है ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास नीड नॉट to coincide with any points on the body। ठीक है, ये एक चीज़। और दूसरा हमको मालूम है सेंटर ऑफ मास दो बॉडीज़ अगर हैं तो हेवियर बॉडी की तरफ ज़्यादा होता है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स is closer to heavier object। चलो ख़त्म ही कर देते हैं ये जगह जो बची है। 10th, about the center of mass the summation of moments is always ज़ीरो। ये मैं तुमको करके दिखाता हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। जब मैं ये पेन को इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस करता हूँ तो ये पेन क्यों नहीं किसी तरफ रोटेट हो रहा है, मतलब ना तो इधर रोटेट हो रहा है ना तो इधर, क्योंकि इधर से जो लगने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स है और इधर से जो लगने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स है वो बैलेंस हो गया है। तो ये है ना सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन दोनों मोमेंट्स का जो समेशन है वो ज़ीरो हो गया है। समझ में आया बात? ओके, तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, बस करो 10 बस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ लेते हैं। ओके, नोट डाउन करो अच्छे से। ओके, चलो मिटाने वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, तुम भी परेशान हो जाते कब से मिटाए जा रहे हो सर, बहुत सारा लिखा हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास है ना, हम लोग एक ही तरीके से समझते हैं या एक ही चीज़ समझते हैं हम लोग। जैसे सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है ना, वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक लोकेशन होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्पेशलिटी क्या है मालूम है? जैसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, ऐड होके ज़ीरो हो जाते हैं। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इसके हर एक पॉइंट मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बॉडी को अलग अलग तरीके से रोटेट करना चाहता है ना। जैसे देखो इस पॉइंट के अबाउट में अगर बॉडी को बैलेंस कर ले रहा हूँ, जैसे ये पेन का ही एग्जांपल लेके बता देता हूँ। देखो ये पेन पे जो अलग अलग पॉइंट मासेस हैं, जैसे इस तरफ भी मासेस हैं, इस तरफ भी मासेस हैं, इन सबको ग्रेविटी खींच रही है, राइट। तो ये ग्रेविटी वाला टॉर्क हुआ। मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास में ग्रेविटी वाले टॉर्क का स्पेशली हम लोग ने बात नहीं किया था। हम लोग ने किसी भी इन जनरल मोमेंट का हम लोग ने बात किया कि इन जनरल मोमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में ग्रेविटी का मोमेंट ज़ीरो होता है।
ग्रेविटी का टॉर्क जीरो हो जाता है, तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज इज जीरो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो इट इज अ पॉइंट अबाउट विच all the torques, or basically summation of all the torques due to gravity is zero. मतलब इसके अबाउट ग्रेविटी का जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा. जैसे ये एक टॉर्क हो गया, 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 ये सब जो टॉर्क्स हैं ये सब का एडिशन होके टोटल जीरो आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट. मतलब ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं होगा. देखो इस पॉइंट के अबाउट ये वाले सारे टॉर्क इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हैं इस तरीके से, और इस पॉइंट के अबाउट ये वाले सारे टॉर्क्स इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हैं. तो ये दोनों एड अप होके क्या कर रहे हैं, जीरो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट मी टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास अपने लिए सेम ही है. ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ पर्पस के लिए. क्यों ऐसा मालूम है? क्योंकि जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होती है, या जैसे बोले स्मॉल जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो अर्थ पे तो स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग हर जगह कांस्टेंट ही लेते हैं ना. सो फॉर अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या, दैट जी इज कांस्टेंट. यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू जब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब कांस्टेंट है, सो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड. समझा? कोइंसाइड विथ ईच अदर. वेरी इंपॉर्टेंट. सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं जब ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होती है. बट ये जो चीज़ है ना, ये एक माउंटेन के केस में ट्रू नहीं हो पाती. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक माउंटेन का एग्जांपल लेता हूँ, ले जैसे लाइक दिस, ये बड़ा एक माउंटेन है, बहुत बड़ा, और ये माउंटेन का मैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूँ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं आएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे आएगा. क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि माउंटेन का हाइट है ना बहुत ज़्यादा होता है, और हमको मालूम है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटी क्या होती जाती है, वीक होती जाती है ना. जी इज़ वीकर. तो ऊपर की तरफ ग्रेविटी वीक है, तो ऊपर की तरफ से जो टॉर्क लग रहा है वो भी कम है, नीचे की तरफ से जो टॉर्क लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा नीचे की तरफ होता है एंड सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर की तरफ होता है. क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिसाइडेड होता है ना, कि मास कहाँ कहाँ पे है. जितना मास जहाँ पे होगा उस हिसाब से सेंटर ऑफ मास होगा. अभी भी देखो ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की ही तरफ है, क्योंकि नीचे ज़्यादा मास है. नीचे माउंटेन चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते पतला होता रहता है. तो ऊपर मास कम है, नीचे मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी नीचे है. बट नीचे ग्रेविटी स्ट्रांग है और ऊपर जाते जाते ग्रेविटी वीक होने लगती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सेंटर ऑफ मास से नीचे होता है. समझ में आई ये बात? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करते हैं इन केस ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट्स और इन केस ऑफ सिचुएशंस वेयर जी इज़ नॉट कांस्टेंट. ये बस तुम्हारे इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बताया है. परेशान करने वाला लग रहा है तो छोड़ दो, ये मत परेशान हो. बस इतना समझ के रखो कि अपने लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है. ठीक है, बस इतना समझ के रखो. एक मतलब एक ही जगह पे होते हैं. जैसे एक मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का. देखो जैसे कोई मेरे पास 2D ऑब्जेक्ट है, एक लैमिनार ऑब्जेक्ट, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं मेथड बता देता हूँ. मेथड टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. देखो मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करें. देखो बोर्ड भी चल गया पेन. ठीक है, द मेथड इज, एक फिक्स्ड एक्सिस ले लो या एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो जहाँ से
एक 2D ऑब्जेक्ट कोई अगर इरेगुलर शेप का है, जैसे आम हो गया, है ना, ये आम है, मैंगो, डायग्राम बनाते थे बचपन में ड्राइंग मैंगो का, ठीक है, चलो ये मैंगो है। तो इस पे क्या करते हैं मालूम है, इस मैंगो को हम लोग ये चीज़ के अबाउट फिक्स कर दिया, ये मैंगो तो छोड़ो, ये एक 2D कोई सरफेस है, मैंगो नहीं है ये एक 2D कोई इरेगुलर लैमिनार सरफेस है। अगर जैसे मैं इसका शेप और भी इरेगुलर बना देता हूँ तो तुमको मैंगो नहीं लगेगा ये, ठीक है, लो और मैंगो जैसा बन गया ये ठीक है, चलो जैसे ये, ऑलराइट, ये एक बॉडी है मेरे पास और इसका मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग मालूम है, हम लोग इस पे एक रस्सी लगाते हैं ऐसे, और इस रस्सी पे एक मास कनेक्ट करते हैं, इस पे एक मास कनेक्ट करते हैं, और ये मास के वजह से ये रस्सी सीधी हो जाती है ना, ये मास के वजह से ये रस्सी सीधी हो जाएगी ना, क्योंकि ये मास इसको नीचे खींचेगा तो रस्सी सीधी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इस रस्सी के अबाउट, जहाँ रस्सी है इसके अबाउट एक लाइन बना लेते हैं, इस पे, इस बॉडी पे एक लाइन बना लेते हैं, फिर इस बॉडी को टर्न करते हैं, ठीक है, टर्न करके दूसरे पॉइंट के अबाउट लटका दे, जैसे यहाँ से उठा के इसके अबाउट लटकाया, तो देखो जब इसके अबाउट लटकाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, यहाँ पे आके ये पॉइंट आ जाएगा, बॉडी का शेप ही चेंज हो गया ठीक है, ऐसे इसके अबाउट लटका दिया है मैंने, समझ लो यही बॉडी है, और इस पे एक लाइन ऑलरेडी है जो हमने बनाई है, ऐसे ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन हमने इस लाइन के अबाउट बनाई है। अब इसको यहाँ के अबाउट सस्पेंड कर दिया है, ऐसे यहाँ से फिक्स करके सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। यहाँ फिर से रस्सी बांधो और रस्सी पे एक मास ऐसे लटका दो, जो मास था पहले ऑलरेडी, और ये मास की वजह से रस्सी फिर सीधी हो जाएगी, तो हम लोग फिर से एक लाइन बना लेंगे। तो ये वाले रस्सी की वजह से एक और लाइन मिल जाएगी हमको। अब मैं ये मास को हटा दे रहा हूँ, इसका काम हो गया, तो एक और लाइन मिल जाएगी। ऐसे ये प्रोसीजर 2-3 बार रिपीट करते हैं हम लोग, तो हमको 2-3 लाइंस मिलती हैं, और ये 2-3 लाइंस जहाँ कोइंसाइड करती हैं वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे एक और लाइन मुझे मिल जाए लाइक दिस, ऐसे, तो ये जहाँ कोइंसाइड कर रहा है ना, यही मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये सिंपल मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का। क्या करना है, बॉडी को 2-3 जगह से लटकाओ और उस पर एक रस्सी लटकाओ, और रस्सी जहाँ भी लटक रही है उसके अबाउट 2-3 लाइंस बना लो। जहाँ जहाँ रस्सी सेटल होती है, यहाँ रस्सी सेटल हुई है तो यहाँ हमने लाइंस बनाई, और ये तीनों लाइंस जहाँ पे कोइंसाइड करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी वही अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और हमको मालूम है अपने लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या है, सेम है ना। तो ऐसे हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। कोई अगर इरेगुलर शेप का बॉडी है तो मैथ्स नहीं करना है हमको डायरेक्टली ट्रिक यूज़ करके सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। यही तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, यही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास भी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास यूजिंग अ मेथड या यूजिंग अ ट्रिक। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। ये तुम्हारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। फाइनली तुम्हारा लॉस ऑफ मोशन ख़त्म होता है HSC बोर्ड का। बाकी CBSE के लिए तो ये तुम्हारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पार्ट चल रहा है, तो वहाँ का पार्ट तो अभी भी बाकी ही है, तो वो हम लोग करेंगे जैसे जैसे मैं रोटेशनल मोशन स्टार्ट करूँगा। सो डोंट वरी, यहाँ तक हम लोग ने सेंटर ऑफ मास तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक कवर कर लिया है, ठीक है। सो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा लेक्चर में, और चैप्टर तुमको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इस चैप्टर के, तो सब वीडियोस देखो डिटेल में। मैं आज नोट्स भी अपलोड करता हूँ इसका, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल दूँगा मैं, तो वहाँ से नोट्स भी एक्सेस करो, थोड़ा पढ़ो अच्छे से चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।